गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट क्लास में हम लोग जो डिस्कस किए थे कि जब किसी चालक से, मान लो ये एक चालक है, इसके अंदर से जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो क्या होता है, विद्युत धारा प्रवाह विद्युत धारा का जब इसमें से प्रवाह होगा, किसमें से, चालक से, तो क्या होना चाहिए, हम लोग अनुभव करते हैं कि ये जो चालक है ये गर्म हो जाता है। क्या हो जाता है, थोड़ा गर्म हो जाता है। क्या गर्म हुआ, चालक गर्म हो गया। तो जब किसी चालक से हम लोग देखते हैं विद्युत धारा का प्रवाह होता है तो क्या है, चालक गर्म हो जाता है। तो विद्युत धारा के प्रवाह के फलस्वरूप ये जो पदार्थ की तापमान का बढ़ने की जो प्रक्रिया है, जब भी विद्युत धारा का प्रवाह होगा चालक गर्म होगा। ये जो तापमान बढ़ने की जो क्रिया होगी इसी को हम लोग बोलते हैं विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहने का मतलब है जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित हो और हमारा चालक गर्म हो जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं विद्युत धारा का प्रभाव, ऊष्मीय प्रभाव। इसके ऊपर जूल्स ने अपना नियम दिया था। तो जूल के नियम के आधार पर हम लोगों को क्या मिला था, जो उत्पन्न ऊष्मा होगी वो H बराबर, उसके लिए फॉर्मूला था H बराबर 0.24 I स्क्वायर आर टी। ये किसका फॉर्मूला था, ये जूल के नियम से। ये जूल का सूत्र बोल सकते हो, जूल का नियम बोल सकते हो। जूल के नियम से हम लोग क्या देखे थे, विद्युत धारा जो उत्पन्न ऊष्मा का परिमाण होगा ये होगा 0.24 I स्क्वायर आर टी, जहां पर ये तुम्हारा I क्या होगा, प्रवाहित धारा है। I क्या है, प्रवाहित धारा। ये क्या है, R क्या है, परिपथ का प्रतिरोध। और T क्या है, कितने समय के लिए धारा का प्रवाह हुआ था। और H क्या है, उत्पन्न ऊष्मा, जो गर्म हो रहा है उसमें उत्पन्न ऊष्मा, हम लोग उसको हीट H से दिखाते हैं। तो H प्रवाहित विद्युत धारा द्वारा उत्सर्जित ऊष्मा, ये I क्या था, प्रवाहित धारा थी, R क्या था, परिपथ का प्रतिरोध था, और T कितने समय के लिए हम लोग इसको प्रवाहित किए थे, धारा को, इस चालक के अंदर से धारा को कितने समय के लिए इसको इसमें से प्रवाहित किए थे। ये हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस किए हैं। विद्युत धारा विद्युत धारा क्या थी, आवेश प्रवाह की दर थी। विद्युत धारा क्या थी, आवेश प्रवाह की दर। दर कहने का, जब भी दर आएगा, ये जो दर का मतलब है इकाई समय में प्रवाहित होने वाले आवेश, इकाई समय में प्रवाहित होने वाले आवेश। तो एक चालक हम लोग लिए, ये एक चालक है, चालक इसका नाम दे देते हैं ए बी, इस पॉइंट का नाम ए, चालक ए से बी, चालक ए बी। इसके अंदर से एक्चुअल आवेश प्रवाह की दर, कुल आवेश जो बह रही है, कुल आवेश जो बह रही है उसका परिमाण है Q, और कितने समय के लिए बह रहा है, जो समय है उसको हम
मान लिए। तो क्या देखेंगे, परिपथ में अगर Q आवेश t सेकेंड के लिए प्रवाहित हुआ, हम लोग माना कि परिपथ में हम लोग यहां पर क्या मान रहे हैं, माना परिपथ में Q आवेश t सेकेंड के लिए प्रवाहित हो रहा है। हम लोग क्या माने कि Q आवेश t सेकेंड के लिए प्रवाहित हो रहा है, देयरफॉर परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा, देयरफॉर परिपथ में प्रवाहित होने वाली परिपथ में प्रवाहित होने वाली यहां पर विद्युत धारा, होने वाली क्या, विद्युत धारा को देखेंगे। विद्युत धारा जिसको कि हम लोग I से दिखाते हैं, I बराबर प्रवाहित कुल आवेश। देखो आवेश प्रवाह की दर है, कुल आवेश हमारा Q बह रहा है और समय लग रहा है t सेकेंड। तो आवेश प्रवाह की दर, दर कहने का मतलब ये है 1 सेकेंड में प्रवाहित होने वाली धारा। तो हम लोग क्या करेंगे, कुल आवेश जितना बह रहा है उसको हम लोग क्या करें, समय से डिवाइड कर दें। जितना समय लग रहा है उससे हम लोग डिवाइड कर देंगे, तो 1 सेकेंड में कितना प्रवाहित हो रहा है वो निकल जाएगा। विद्युत धारा I बराबर प्रवाहित कुल आवेश क्या है, Q बाई समय, ये है T, प्रवाहित कुल आवेश बटा समय T। Therefore हम लोग क्या बोल सकते हैं कि I बराबर आया Q बाई T, या इसको हम लोग लिख सकते हैं, Q बराबर I T। ये हमारा पहला समीकरण बन गया, जैसा कि लास्ट क्लास में भी हम लोग किए थे। Q बराबर I T, ये हमारा पहला समीकरण विद्युत धारा के ऊपर लिए थे। विद्युत धारा क्या है, आवेश प्रवाह की दर है। विद्युत धारा एक्चुअल में क्या है, आवेश प्रवाह की दर है। हम लोग मान लिए परिपथ में Q आवेश t सेकेंड के लिए प्रवाहित हो रहा है, देयरफॉर प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा, परिपथ से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा I बराबर प्रवाहित कुल आवेश बटा समय, I बराबर Q बाई T, देयरफॉर Q बराबर IT। ये हो गया। अब हम लोग विभवांतर की परिभाषा देखे, उसमें भी देखे थे। विभवांतर में क्या था कि इकाई आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य। विभवांतर की परिभाषा क्या है कि विभवांतर परिभाषा के अनुसार इकाई आवेश को हम लोग एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ेगा, इकाई आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ेगा, इकाई आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक इकाई आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में
किया गया कार्य। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, विभवांतर बोलेंगे। अर्थात एक इकाई आवेश को ए बिंदु से बी बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य करना पड़ेगा वही उसके लिए क्या होगा, विभवांतर होगा। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य करना पड़ेगा वही उसके लिए क्या है, उन दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर होगा। तो इसको हम लोग इस प्रकार से भी देख सकते हैं। इकाई आवेश, तो Q आवेश को हम लोग क्या कर सकते हैं, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में हमको W जूल कार्य करना पड़ रहा है। और ये जो दो बिंदु है A और B, इसका जो विभवांतर है, इसके दोनों सिरों के बीच का विभवांतर, ये हम लोग भी मान लिए। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग तो Q आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कार्य हम लोग W कर रहे हैं। माना परिपथ में Q आवेश को एक बिंदु, हम लोग चूंकि फिगर में नाम दिए हैं इसलिए ब्रैकेट में नाम देते हैं, तो ये तो नाम देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर ये भी नाम दिए हैं। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, दूसरे बिंदु का नाम क्या है, B तक ले जाने में किया गया कार्य बराबर W। किया गया कार्य W है। Therefore दो बिंदुओं ब्रैकेट में A तथा B के बीच का क्या निकाल रहे हैं हम लोग, विभवांतर। A तथा B बिंदु के बीच का विभवांतर क्या है, इकाई आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य। विभवांतर भी बराबर, यहां पर देखो क्या होगा, इकाई आवेश को ले जाना है तो हम लोग उस समय ले कितना आवेश को जा रहे थे, Q आवेश को। कुल किया गया, तो हम लोग क्या करेंगे, कुल किया गया कार्य, कुल किया गया कार्य कितना है, W। वाग्दान को W से दिखाए बटा कुल आवेश, कितना आवेश को ले गए, कुल आवेश हमारा Q है, तो कुल आवेश ब्रैकेट में लिख दिए Q। हम लोग विभवांतर की परिभाषा में क्या देखते हैं, इकाई आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य है। तो परिपथ में Q आवेश को हम लोग क्या कर रहे हैं, Q आवेश को, यहां से Q आवेश को A बिंदु से B बिंदु तक ले जाने में हमारा किया गया कार्य, ये कितना है, W है। किया गया कार्य, किया गया कार्य बराबर W है। अगर किया गया कार्य W है तो इन दोनों के सिरों के बीच का विभवांतर, जिसको कि हम लोग V से दिखाते हैं, V बराबर क्या हो जाएगा, W बाई Q। किया गया कुल कार्य बटा कुल आवेश, कुल आवेश से Q डिवाइड किए, कारण हमको क्या निकालना है, इकाई आवेश को ले जाने में, एक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य है, तो उतना
Q आवेश को ले गए, हमको कार्य W करना पड़ रहा है। एक आवेश को ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा? कार्य को हमको कुल आवेश से डिवाइड कर देना पड़ेगा। तो ये होगा V बराबर W बाई Q। तो हम लोग बोल सकते हैं कि W बराबर यहां पर क्या हो जाएगा? W बराबर V इंटू Q। W बराबर V इंटू Q। इसको हम लोग समीकरण 2 से दिखाएंगे। यहां पर जब हम लोग लिखेंगे तब ये लाइन की जरूरत नहीं है। हम लोग यहां से शुरू करेंगे। माना परिपथ में Q आवेश t सेकेंड के लिए प्रवाहित हो रहा है, therefore परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा I बराबर प्रवाहित कुल आवेश Q बटा समय t। इसी प्रकार यहाँ पर विभवांतर का ये डेफिनेशन मैं लिखा हूं, इसको भी देने की उतनी जरूरत नहीं है। तो इकाई आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या होगा? यहाँ पर हम लोग W से दिखाएंगे। यहाँ पर जैसे नीचे वाला लाइन ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ जैसे यहाँ से यहाँ तक दिया, उसके बाद इसको माना परिपथ में Q आवेश को एक बिंदु A से, ये चित्र देने के बाद ये A से B, एक बिंदु A से दूसरे बिंदु B तक ले जाने में किया गया कार्य W है। हम लोग मान लेते हैं हम लोग कितना कार्य किया? W है। Therefore दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर V बराबर कुल किया गया कार्य बटा कुल आवेश W बाई Q। Therefore W बराबर V इंटू Q। नहीं तो इसको हम लोग देंगे कि परिभाषा के अनुसार, अगर इसको हम लोग ऊपर देते हैं तो हम लोग बोलेंगे परिभाषा से विद्युत धारा बराबर क्या होती है? आवेश प्रवाह की दर। यहाँ पर परिभाषा से विभवांतर बराबर इकाई आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य। ये परिभाषा के अनुसार ऊपर लिख देंगे। यहाँ पर Q बराबर IT, W बराबर VQ। हम लोग वैल्यू को रख दे तो क्या आएगा? वैल्यू को अगर रखते हैं, किसका वैल्यू रखेंगे? W को बराबर V इंटू Q, समीकरण 1 से इसका मान पता है। W बराबर V इंटू I इंटू T, V इंटू I इंटू T। इसको ये मेरा समीकरण 3 हो जाएगा। W बराबर V इंटू, हम लोग क्या किए हैं? I इंटू T। ये समीकरण नंबर 3 कर दिए। ये समीकरण ब्रैकेट में लिख दिए। कहां से आया? समीकरण 1 से। फिर हम लोग क्या जानते हैं? ओम के नियम से V बराबर IR। ओम के नियम से देखो, ओम के नियम से ये जो चालक है, ये चालक का प्रतिरोध, ये जो चालक के का प्रतिरोध है वो कितना है? R है। ओम के नियम से V बराबर IR। V बराबर I इंटू R। तो इसको हम लोग समीकरण 4 मान ले। तो W का मान देखो क्या हो जाएगा? V की जगह IR रख देंगे। Therefore समीकरण 3 तथा 4 से W बराबर क्या आ जाएगा? V की जगह I इंटू R इंटू I इंटू T। तो ये हो जाएगा W बराबर I स्क्वायर R T। ये हमारा है समीकरण 5 समीकरण मैं देख रहा हूं। 3 हमारा W के बेस पर है
किए गए कार्य के बेस पर है। किए गए कार्य के बेस पर W के हमको 3 समीकरण मिलते हैं। एक है W बराबर VQ, दूसरा होगा W बराबर VIT और तीसरा होगा W बराबर I स्क्वायर RT। W बराबर I स्क्वायर RT। यहां पर अब देखो, हम लोग नॉर्मली ऊर्जा की बात जब जानते हैं, ऊर्जा को हम लोग क्या कहते हैं? ऊर्जा अगर कहीं पर हमको डेफिनेशन में पूछा जाए, ऊर्जा क्या है? ऊर्जा क्या है? इसको हम लोग, ऊर्जा है कार्य करने की दर। ऊर्जा को क्या बोलते हैं? कार्य करने की दर को हम लोग ऊर्जा कहते हैं। प्रति सेकंड जो कार्य हम लोग करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऊर्जा बोलते हैं। प्रति सेकंड किए गए कार्य को हम लोग क्या बोलते हैं? ऊर्जा बोलते हैं। तो यहां पर करना क्या है? यहां पर विद्युतीय ऊर्जा को देखें, विद्युतीय ऊर्जा पावर, यहां पर तो विद्युतीय ऊर्जा, इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा विद्युतीय ऊर्जा में? कि विद्युतीय ऊर्जा में हम लोग ले क्या जा रहे हैं? आवेश को ले जा रहे हैं। तो इकाई आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में प्रति सेकंड किया गया कार्य, यहां पर कार्य करने की दर है, यानी दर है तो मतलब प्रति सेकंड। तो हम लोग क्या लिखेंगे? इकाई आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में हम लोग क्या कर रहे हैं? एक बिंदु से कार्य क्या कर रहे हैं? इकाई आवेश को यहां से लेकर वहां तक ले जा रहे हैं, ए से लेकर बी बिंदु, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक। एक बिंदु कौन सा है? ए से दूसरा बिंदु बी तक ले जाने में किया गया कार्य। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में क्या है? प्रति सेकंड किया गया कार्य दर है, इसीलिए यहां पर है ले जाने में प्रति सेकंड किया गया कार्य, माना यहां पर हम लोग मान लिए, माना इकाई आवेश को कहां से ले जा रहे हैं? ए से बी तक, तो उसके बीच का विभवांतर V है। V वोल्ट विभवांतर वाले चालक के एक बिंदु ए से दूसरे बिंदु बी तक ले जाने में टी सेकेंड में किया गया कार्य W है। तो क्या है? इकाई आवेश को V वोल्ट विभवांतर वाले चालक के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में T सेकेंड में
किया गया कार्य कितना है, W है। देयरफॉर विद्युतीय ऊर्जा, विद्युतीय ऊर्जा, ऊर्जा का नॉर्मल है पावर, इसको हम लोग P से दिखाते हैं। विद्युतीय ऊर्जा को P बराबर कुल किया गया कार्य, कुल किया गया कार्य, यानी यहां पर कुल किया गया कार्य क्या है, W बटा कुल समय। कुल समय कितना है, लगा समय कितना है, T है। तो हम लोग इसको बोल सकते हैं पावर का डेफिनेशन आया तब P बराबर W बाई T, समीकरण 6। P बराबर W बाई T, ये मेरा समीकरण 6 हो गया। तो देखो क्या है विद्युतीय ऊर्जा, मेरा जो मेन आज डिस्कशन पॉइंट है विद्युतीय ऊर्जा, यहाँ पर अब जाकर पहुंचे हैं। क्या है, इकाई आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में प्रति सेकंड हमको जो किया गया कार्य होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युतीय ऊर्जा बोलते हैं। तो हम लोग मान लेते हैं इकाई आवेश को A से B तक ले जाने में जो चालक का विभवांतर है वो V है। V वोल्ट विभवांतर वाले चालक से एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में T सेकंड में किया गया कार्य, समय T दिया है, किया गया कार्य देखो W है, T सेकंड में किया गया कार्य कितना है, W है। देयरफॉर विद्युतीय ऊर्जा P बराबर कुल किया गया कार्य बटा कुल समय बराबर P बराबर W बाई T, P बराबर W बाई T। तो यहाँ पर विद्युतीय ऊर्जा के लिए हमारा जो समीकरण आया पावर P बराबर W बाई T। W का 3 वैल्यू है, हम लोग एक एक करके बैठाते जाएंगे, देखते हैं क्या है। पहला है समीकरण W बराबर VQ, समीकरण 2 से P बराबर W बाई W की जगह VQ बैठा दे, ये आया VQ बाई T। कहां से आया, इसको लिखेंगे समीकरण 2 से, ये एक फॉर्मूला हो गया, समीकरण नंबर इसको हम लोग 7 दे दिए। इसके बाद देखो हम लोग समीकरण 3 से यहां पर एक V की जगह पर W की जगह क्या बैठा सकते हैं, VIT बाई T। समीकरण 3 से P बराबर V की जगह W की जगह यहां पर क्या बैठा सकते हैं, VIT बाई T, T कैंसिल, तो ये हमारा हो जाएगा P बराबर VI, P बराबर VI, ये हम लोग समीकरण नंबर 8 देंगे। अच्छा, यहाँ पर एक हम थोड़ा करेक्शन कर रहे हैं, समीकरण सिर्फ 2 हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, समीकरण 2 तथा 6 से, सिर्फ 2 से लिखेंगे तो सिर्फ इसके लिए होगा। हाँ, इसका नेक्स्ट वाला स्टेप था, इसलिए वहां पे हम लोग दे सकते थे 2 तथा 6 से देंगे तो और बेटर है। यहाँ पर कहां से, समीकरण 3 तथा 6 से, यहाँ पर हम लोग वैल्यू बैठाए हैं, ये वैल्यू हमको मिला कहां, समीकरण 3 तथा 6 से। ये यहाँ पर ना देकर नीचे देते हैं, समीकरण 3 तथा 6 से, समीकरण 3 तथा 6 से हमारा आया क्या, P बराबर VI, P बराबर VI, इसको हम लोग दिए थे समीकरण नंबर 7,
समीकरण नंबर 7। अब एक W का वैल्यू यहां पर है 5 में, समीकरण 5 और 6 से देखे, P बराबर आई स्क्वायर आर टी बाई टी, टी टी कैंसिल। तो यहां पर हम लोग बोलेंगे किससे मिला, समीकरण 5 तथा 6 से। समीकरण 5 तथा समीकरण 6 से। तो देखो P बराबर कट करके आया, P बराबर आई स्क्वायर आर, P बराबर आई स्क्वायर आर, ये हो गया समीकरण 8। तो हम लोगों का देखो 8 समीकरण मिला, जिसमें P का एक्चुअल जो समीकरण है P बराबर W बाई टी, विद्युतीय ऊर्जा का समीकरण P बराबर W बाई टी। उसके बाद हम लोग क्या किए हैं, सब में वैल्यू को बैठाते गए हैं और हमारा वैल्यू ये आता गया है। तो P का मान आई स्क्वायर बाई आर भी हो सकता, आई स्क्वायर इंटू आर हो सकता है, P का मान V इंटू क्यू हो सकता है, P बराबर वी क्यू बाई टी भी हो सकता है। और एक्चुअल जो P का वैल्यू है विद्युतीय ऊर्जा, वो क्या है, वर्क डन पर यूनिट टाइम, इकाई आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य की दर। तो P बराबर W बाई टू। हम लोग जानते हैं शक्ति बराबर क्या है, कार्य करने की दर है। तो इकाई आवेश को ले जाने में कार्य करने की जो दर है, तो उसको हम लोग क्या बोले थे, पावर बोले थे। P बराबर W बाई टी, P बराबर W बाई टी। ये जो हमारा 9 समीकरण निकला, इसको बगल में नोट कर लिए। Q बराबर आई टी, W बराबर वी क्यू, W बराबर वी आई टी, V बराबर आई आर, ओम के नियम से था, W बराबर आई स्क्वायर आर टी, P बराबर W बाई टी, P बराबर वी क्यू बाई टी, P बराबर वी आई और P बराबर आई स्क्वायर आर। इसको हम लोग साइड में नोट कर लिए। यहाँ पर जो हमारा समीकरण नंबर 6 है, P बराबर W बाई टी, इसके आधार पर इसकी इकाई देखते हैं। कार्य को एसआई इकाई में हम लोग देखते हैं, कार्य को हम लोग किस में मापते हैं, जूल, और समय क्या है, सेकेंड, 1 सेकेंड। तो विद्युतीय जो क्या बोलेंगे शक्ति है, इसकी इकाई जूल बटा सेकेंड। ये इलेक्ट्रिकल पावर, इसकी एनर्जी, ये विद्युत शक्ति की इकाई क्या हो गई, विद्युत शक्ति की इकाई जूल बटा सेकेंड है। 1 जूल बटा सेकेंड को हम लोग 1 वाट भी बोलते हैं। इसकी तब इकाई, एसआई इकाई, विद्युत शक्ति की एसआई इकाई, देखो क्या हुआ, जूल बटा सेकेंड या वाट, जूल बटा सेकेंड या वाट है। तो हम लोग इसके आधार पर क्या बोल सकते हैं कि इकाई आवेश को अगर एक एंड से दूसरे एंड में ले जाने में 1 सेकेंड में हमको 1 जूल कार्य करना पड़ता है। 1 जूल कार्य कितने सेकेंड में कर रहे हैं, 1 सेकेंड में। इकाई समय में 1 जूल कार्य करना पड़ेगा, तो उसके अब पावर कितना होगा, शक्ति कितनी होगी, 1 वाट होगी। ये हम लोग वाट को इस प्रकार से भी डिफाइन कर सकते हैं, इसको हम लोग इस प्रकार से भी डिफाइन कर सकते हैं। तो देखो 1 किलोवाट हम लोग नॉर्मली जानते हैं, 1 किलो बराबर 1 किलोग्राम। अगर हम लोग बोला जाए तो 1 किलोग्राम को हम लोग बोलते हैं 1000 ग्राम। तो 1 किलोवाट बराबर यहाँ पर होगा 1000 वाट। 1 किलोवाट बराबर होता है 1000 वाट। ठीक है, 1 किलोवाट बराबर
1000 वाट है। हम लोगों का जो घर में जो देखोगे विद्युत की रीडिंग आती है, वहां पर जो यूनिट आता है, वहां पर क्या आता है? यूनिट। वो जो यूनिट है, एक यूनिट बराबर होता है 1 किलोवाट घंटा। 1 किलोवाट घंटा इसके बराबर ये होता है। वो एक यूनिट मतलब ये बोलता है कि 1 किलोवाट घंटा। तो 1 किलोवाट घंटा, अगर 1 घंटे तक 1 किलोवाट के किसी विद्युतीय उपकरण को जलाया जाए या चलाया जाए परिपथ में, तो हम लोग कितना ऊर्जा का यूज करेंगे? 1 किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा का यूज करेंगे। इसको हम लोग एक यूनिट भी बोलेंगे। 1 किलोवाट घंटा कहने का मतलब है परिपथ में हम लोग कितना यूज कर रहे हैं? पावर 1 किलोवाट। कितने समय के लिए? 1 घंटे के लिए। 1 घंटे के लिए अगर 1 किलोवाट का हम लोग यूज कर रहे हैं, तब उस समय हम लोग हमारे द्वारा यूज किया गया विद्युत शक्ति का जो परिमाण होगा, या वो कितना होना चाहिए? विद्युत ऊर्जा का जो परिमाण होगा वो कितना होगा? वो होगा 1 किलोवाट घंटा। अगर हम लोग 1 किलोवाट पावर को 1 घंटे तक यूज करें, उस समय हम लोग इलेक्ट्रिक एनर्जी, विद्युत जो ऊर्जा है, कितना ऊर्जा यूज किए? वो है 1 किलोवाट घंटा। यानी इसको हम लोग एक यूनिट से भी दिखाते हैं। इसको हम लोग थोड़ा सा इसमें कैलकुलेट करें, यूनिट में देखते हैं कि ये कितने जूल के बराबर होता है। 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट। इसको 1000 वाट मल्टीप्लाई, घंटा को सेकेंड में लेके चले जाते हैं। 1 घंटा बराबर 60 मिनट और 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड। ये किसमें चला गया? सेकेंड में। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 6 6 36, 1 2 3 4 5, 10 टू 3 4 5 वाट सेकेंड। वाट सेकेंड, वाट सेकेंड हुआ। इस वाट सेकेंड को हम लोग बोलते हैं जूल। वाट सेकेंड को क्या बोलते हैं? जूल। तो देखोगे, ये देखो 1 2 3 4 5 6, इस 6 के बाद हम लोग पॉइंट ले आ रहे हैं। 3.6 इंटू 10 टू पावर 6, इसको हम लोग जूल बोले। एक यूनिट कितने के बराबर हुआ? 3.6 इंटू 10 टू पावर 6 जूल के बराबर हुआ। ये जो वाट सेकेंड है, ये वाट सेकेंड क्या है? जूल है। तो एक यूनिट, घर में हम लोग जो यूनिट हम लोग का जब विद्युत के बिल का रीडिंग आता है तो यूनिट देता है। एक्चुअल में क्या है? वो 1 किलोवाट घंटा, मतलब 1 किलोवाट की कोई 1 किलोवाट की कोई इलेक्ट्रिक अप्लायंस है, उसको हम लोग 1 घंटे तक अगर जलाएंगे तो हमारा जो यूनिट होगा वो कितना होगा? 1 यूनिट करंट हमारा वहां पे खर्च होगा। यानी हम लोग उस समय 3.6 इंटू 10 टू पावर 6 जूल ऊर्जा का उपयोग करेंगे। ये है विद्युत ऊर्जा। 3.6 इंटू 10 टू, एक यूनिट बराबर 3.6 इंटू 10 टू पावर 6 जूल। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग जो विद्युत बल्ब यूज करते हैं, विद्युत बल्ब या कहीं पे दूसरा इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो भी यूज करे, वहां पे कुछ वाट लिखा होता है। विद्युत बल्ब में हम लोग मान लेते हैं लिखा हुआ है 60 वाट, 60W। ये 60W का मतलब है 60 वाट। ये 60 वाट, इसका मतलब क्या हुआ? ये 60 वाट का मतलब क्या हुआ? इसको थोड़ा सा हम लोग देखें। हम लोग पावर बराबर P बराबर क्या देखे थे? W/T। तो 60 वाट, 60 वाट बराबर, यहां पर W को हम लोग जूल में मापते हैं, जूल बाई सेकेंड, 1 सेकेंड
तो यहाँ पर 60 J बाई 1 सेकेंड। 60 वाट मतलब होता है 60 जूल बाई 1 सेकेंड। कारण क्या है? कारण क्या है? P बराबर W बाई T। तो इसका मतलब क्या है? 60 जूल ऊर्जा, 60 जूल ऊर्जा, ये कितना समय में व्यय हो रहा है? 1 सेकेंड में। इसका मतलब क्या है? 60 वाट, कहने का मतलब है ये जो 60 वाट है, 60 वाट कहने का मतलब है ये 60 जूल बाई सेकेंड यानी प्रति सेकेंड। 60 वाट कहने का मतलब है प्रति सेकेंड व्यय हुई ऊर्जा का परिमाण। देखो, प्रति सेकेंड व्यय हुई ऊर्जा का परिमाण कितना है? ये 60 जूल है, 60 जूल है। प्रति सेकेंड व्यय हुई ऊर्जा का परिमाण 60 जूल है। एक्चुअल में ये जो व्यय होता है, ये व्यय एक्चुअल क्या होता है? विद्युत बल्ब को जब हम लोग जलाते हैं, ये व्यय होने का यहाँ पे व्यय हुई, ये कहने का मतलब है कि ऊर्जा बदली। व्यय हुई कहने का मतलब है ऊर्जा बदल गई, बदल गई। देखो, बल्ब का केस है तो बल्ब में व्यय होने का मतलब किसमें बदला? थोड़ा सा ये ऊष्मा ऊर्जा में बदलेगा और ऊष्मा और प्रकाश ऊर्जा में बदल जाएगा। मतलब ये जो व्यय हुई, तो विद्युत बल्ब में प्रति सेकेंड बदलने वाली ऊर्जा का परिमाण 60 जूल है। किसमें बदल रही है? ऊष्मा और प्रकाश में। व्यय हुई की जगह हम लोग बोल सकते हैं बदलने वाली ऊष्मा का, बदलने वाली ऊर्जा का परिमाण है 60 जूल। जो बदल किसमें रही है? ऊष्मा और प्रकाश में। विद्युत बल्ब अगर हम लोग देखें तो वो बदल किस में रहा है? ऊष्मा और प्रकाश। हम लोग अगर फैन को देखते हैं, फैन को, ये तो विद्युत बल्ब के केस में, ये किसका केस है? विद्युत बल्ब। ये केस विद्युत बल्ब का है। अगर हम लोग फैन का केस ले, पंखा, तो यहां पर क्या है? विद्युत ऊर्जा जो है किस में बदलेगा? ये यांत्रिक ऊर्जा में। पंखा जो घूमेगा वो किस में बदलेगा? यांत्रिक ऊर्जा में बदल जाएगा। उसमें जो व्यय होगी यानी बदलने वाली, किस में बदलेगी? फैन में ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में बदल जाएगी। विद्युत ऊर्जा हमारी आ रही है और वो यांत्रिक ऊर्जा में बदल जा रही है। यहाँ पर एक और विद्युत बल्ब में 60 वाट के बाद यहाँ पर देखोगे लिखा रहता है 220 वोल्ट V। ये V 220 वोल्ट, यहाँ पर ये लिखने का मतलब है कि जिस में हम लोग जोड़ रहे हैं इसको, कि 220 वोल्ट विभवांतर वाले परिपथ में इसको हम लोग जोड़ रहे हैं। यानी यहाँ पर जो परिपथ का विभवांतर है, परिपथ का विभवांतर है वो कितना है? 220 वोल्ट। परिपथ का विभवांतर है 220 वोल्ट। और ये लगभग ये देखोगे फैन के लिए भी, वहां पर जो फैन है उसके लिए भी ये 220 वोल्ट है, बल्ब के लिए भी ये 220 वोल्ट होगा। ये विद्युत बल्ब के लिए भी 220 वोल्ट है। ये लगभग 220 वोल्ट सभी में होता है। तो 60 वाट 220 वोल्ट यानी 220 वोल्ट वाले विभवांतर से प्रति सेकेंड व्यय हुई ऊर्जा का परिमाण कितना है? 60 जूल है। यानी प्रति सेकेंड मतलब कितना ऊर्जा व्यय हो रहा है? 60 जूल पर सेकेंड ऊर्जा हमारी व्यय हो रही है, जबकि परिपथ का विभवांतर कितना है? 220 वोल्ट। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हमारे जो रेटिंग होता है, विद्युत बल्ब बोलो, पंखा बोलो, ट्यूब बोलो, सभी में ये होता है। ट्यूब में लिखा रहता है 40 वाट 220 वोल्ट। 40 वाट मतलब
220 वोल्ट वाले परिपथ में अगर जुड़ा है तो प्रति सेकेंड व्यय हुई ऊर्जा का परिमाण कितना है? 40 जूल। प्रति सेकेंड व्यय हुई ऊर्जा का परिमाण है 40 जूल। मतलब व्यय हुई मतलब क्या है? प्रति सेकेंड बदल गई ऊर्जा का परिमाण। व्यय हुई कहने का मतलब है बदल गई। इसमें अगर ट्यूब में जोड़ेंगे, ट्यूब के केस में वो किसमें बदलेगा? प्रकाश में बदलेगा। मैक्सिमम प्रकाश और ज्यादा देर तक जलने में वो देखोगे हल्का गर्म होता है, तो उष्मा का उत्पन्न उष्मा का परिमाण बहुत कम है। जबकि बल्ब के केस में देखोगे या हीटर के केस में उत्पन्न उष्मा का परिमाण बहुत ज्यादा रहता है, जबकि प्रकाश का परिमाण बहुत कम होता है। यहां पर देखो हम लोग, मैं जो लिखा हूं तापदीप्त बल्ब CFL और LED लिखा हूं। तापदीप्त बल्ब जो हम लोग घर में जनरली यूज करते हैं बल्ब को, यहाँ पर ये बल्ब बहुत ज्यादा ऊष्मा उत्पन्न करती है। बल्ब क्या करती है? बहुत ज्यादा ऊष्मा उत्पन्न करती है। यहाँ पर ऊष्मा उत्पन्न होने का परिमाण, ऊष्मा उत्पन्न बहुत ज्यादा होता है। मतलब जैसे हम लोग जो बल्ब घर में यूज किए, वहां पे देखोगे पकड़ने पर वो गर्म हो गया, यानी वो क्या है? तापदीप्त बल्ब है। वहां पर क्या है? लगभग 90% ऊर्जा जो है ऊष्मा में बदल जाती है। 90% ऊर्जा क्या होती है? ऊष्मा में बदल जाती है। यहाँ पर CFL क्या है? कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लाइट। ये जो कॉम्पैक्ट है, कॉम्पैक्ट मतलब क्या है? ये तापदीप्त बल्ब को कॉम्पैक्ट करके छोटा रूप में ले आया गया है। बड़े आकृति की जो प्रतिदीप्त बल्ब था, ये उसका छोटा रूप है। मतलब बड़े आकृति के ये जो तापदीप्त लैंप था, ये मतलब प्रतिदीप्त बल्बों का जो ये छोटा रूप है। बड़े आकृति की प्रतिदीप्त लैंप का, ये बल्बों का ये छोटा रूप है, मतलब कॉम्पैक्ट कर दिया गया है। बल्बों का ये छोटा रूप है। बड़े आकृति की जो प्रतिदीप्त बल्ब था, उसका ये बल्बों का ये छोटा रूप है। और LED क्या है? ये ठोस, बहुत ही प्रभावशाली और ठोस बल्ब होता है। LED तुम लोग आजकल देख रहे होगे, मार्केट में आ रहा है। इसमें क्या है? LED बल्बों में क्या है? डिफ्यूजर लेंस के साथ ये लगाया जाता है। LED क्या है? LED में डिफ्यूजर लेंस, LED बल्बों में क्या है? डिफ्यूजर लेंसेस लगा दिया जाता है। तो उसके चलते क्या होता है? डिफ्यूजर लेंस, यहां पर डिफ्यूजर लेंस लगा हुआ बल्ब है। LED बल्ब में डिफ्यूजर लेंसेस का उपयोग होता है। तो तापदीप्त बल्ब क्या था? ऐसा बल्ब जिसमें से ऊष्मा बहुत ज्यादा उत्पन्न हो। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि लगभग 90% ऊर्जा ऊष्मा में बदल जाती थी। अब CFL क्या है? बड़ी आकृति की जो प्रतिदीप्त बल्ब था, उसका ये छोटा रूप है। उसका ये छोटा रूप है, कॉम्पैक्ट फॉर्म में ले आया गया है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोले? कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लाइट, CFL। और LED सब अभी आधुनिक रूप है। यहाँ पर क्या है? इसलिए बल्बों के गुच्छों में हम लोग डिफ्यूजर लेंसेस लगा दिया जाता है। जो नए जो LED बल्बों के गुच्छे मिल आ रहे हैं, उसमें डिफ्यूजर लेंसेस के साथ लगा दिया जाता है। और LED का मतलब क्या है? LED ये बहुत किफायती भी है। इसमें एक अंतर ये है तापदीप्त बल्ब में क्या है कि प्रकाश देखोगे गोलीय रूप में फैलेगा, जबकि LED बल्बों में प्रकाश एक दिशा में जाएगी।
प्रकाश एकदम सीधी किसी एक ही दिशा में जाएगी, जबकि तापदीप्त बल्बों में क्या होता है, प्रकाश क्या है, तापदीप्त बल्बों में ये गोलीय रूप में फैलता है और इसमें क्या है, एक सीधे दिशा में जाती है। अगर हम लोग इसका लॉन्ग लास्टिंग देखें तो इसकी जीवन सीमा अगर देखें, ये तो हम लोग किसको क्या बोले, एक प्रकार से बोले आयु देखिए, आयु लाइफ टाइम देखे तो ये 1200 घंटा जो हमारा तापदीप्त बल्ब है, ये 1200 घंटा लाइट देने के बाद ये खराब होने का चांस है, ये खराब हो जाता है, 1200 घंटा करीब देगा। जबकि CFL 10,000 घंटा और LED और हाई 5 गुना ज्यादा 50,000 घंटा तक ये सर्विस देगा। तो आयु के हिसाब से देखें तो LED की आयु सबसे ज्यादा है। आयु के हिसाब से अगर देखें तो CFL हमारा बीच में है और तापदीप्त बल्ब सबसे कम है। टिकाऊ के आधार पर देखें, टिकाऊपन देखें, कौन ज्यादा टिकाऊ है, तुम लोगों को क्या लगता है? टिकाऊ के आधार पर अगर हम लोग देखें टिकाऊपन के आधार पर अगर हम लोग देखें तो जो हमारा तापदीप्त बल्ब है, ये तापदीप्त बल्ब ये साधारण स्थिति में क्या हो सकता है, टूट फूट सकता है। ये साधारण स्थिति में, कारण ये कांच का बना है, हीट ज्यादा होने पर भी ये इसका फिलामेंट ब्रेक करता है। साधारण स्थिति में टूट फूट सकता है, गिर गया, टूट गया। जबकि CFL क्या है, अगर हम लोग टिकाऊपन के हिसाब से देखें, ये इससे थोड़ा सा कम खराब होगा। इसमें भी साधारण स्थिति में टूट सकता है, गिर जाने पे तो टूटेगा, लेकिन लाइफ लाइन के मतलब लाइफ लाइन इसका देखो, अगर लाइफ टाइम देखें इसका 1200 घंटा है, ये 10,000 घंटा है, तो हम लोग टिकाऊ बोलेंगे CFL किसकी तुलना में, तापदीप्त बल्बों की तुलना में ज्यादा टिकाऊ है। तापदीप्त बल्बों की तुलना में ये ज्यादा टिकाऊ है। और LED को अगर देखें, LED में क्या है, कोई फिलामेंट ही नहीं होता है, तो ये किसी भी परिस्थिति में नष्ट होने का चांस नहीं है। ये तब क्या है, ये सबसे ज्यादा टिकाऊ है, ये सबसे ज्यादा टिकाऊपन के आधार पर देखें तो ये सबसे ज्यादा टिकाऊ है। तो हम लोग अगर टिकाऊपन के आधार पर देखें तो तापदीप्त बल्ब साधारण स्थिति में टूट फूट सकता है, इसका लाइफ टाइम कम है, ये सबसे कम टिकाऊ है। साधारण स्थिति में टूट फूट सकता है, ये सबसे कम टिकाऊ है, ये सबसे कम है। ये भी देखो CFL में तुम लोग देखोगे कांच का साइड में रहता है, कांच का अंदर से लाइट निकलता है, तो ये सारा गिरने पर तो टूटेगा, लेकिन लाइफ टाइम क्या है, इसका 1200 घंटा है तो इसका 10,000 घंटा है, तो टिकाऊ ये ज्यादा है, तापदीप्त बल्बों की तुलना में वो ज्यादा टिकाऊ है। और अगर LED में देखे तो कोई तो फिलामेंट ही नहीं होता है, उसमें कोई फिलामेंट नहीं होता है, इसलिए वो सबसे ज्यादा टिकाऊ है। इसके बाद अगर हम लोग दक्षता के आधार पर देखें, इसमें विद्युत शक्ति की खपत ज्यादा है, विद्युत शक्ति
यानी वाट की खपत ज्यादा है, विद्युत शक्ति की खपत इसमें ज्यादा है, विद्युत शक्ति की खपत ज्यादा है। जबकि CFL बल्ब में तापदीप्त बल्बों की तुलना में कम है। यहां पर तापदीप्त बल्बों की तुलना में विद्युत शक्ति की खपत कम है। ठीक, और एलईडी में ये इसमें खपत सबसे कम है, इसमें खपत सबसे कम है। इसमें खपत क्या होगा, सबसे कम है। तो हम लोग देखें कि तापदीप्त बल्ब ऐसा बल्ब जिसमें ऊष्मा उत्पन्न ज्यादा होगा। CFL बल्ब कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट बल्ब है, बड़े आकृति के प्रतिदीप्त बल्बों को का ये छोटा रूप है। एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड, इसमें क्या है, डिफ्यूजर लेंसेज का यूज किया गया है। अगर हम लोग आयु का देखें तो आयु के हिसाब से तापदीप्त बल्ब की आयु 1200 घंटा है, CFL बल्ब इसका 10,000 घंटा है। और एलईडी के आधार पर एलईडी को देखें तो इसका आयु सबसे ज्यादा है, 50,000 घंटा। टिकाऊ देखते हैं कि साधारण अवस्था में ये टूट फूट सकता है, यानी ये सबसे कम टिकाऊ है। आयु भी कम है, गिर के टूट भी सकता है, तो इसके टिकाऊपन के आधार पर ये सबसे कम टिकाऊ है। इसके बाद यहाँ पर ये भी कांच का बना होता है, गिरने पर तो टूटेगा, लेकिन चूंकि इसका आयु इसकी ज्यादा है तो हम लोग बोल सकते हैं तापदीप्त बल्बों की तुलना में ये ज्यादा टिकाऊ है। और यहाँ पर प्लास्टिक का सब बना रहता है, ठोस प्लास्टिक का, तो ये सबसे ज्यादा एलईडी बल्ब जो है ये सबसे ज्यादा टिकाऊ है और उसका लाइफ टाइम भी बहुत ज्यादा है। दक्षता अगर देखें तो हम लोग देखेंगे जो विद्युत शक्ति की खपत है, विद्युत शक्ति की जो खपत है, वाट का खपत हम लोग देखेंगे, इसमें तापदीप्त बल्बों में सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा करंट इसमें जलता है, सबसे ज्यादा यूनिट विद्युत इसमें खपत होती है तापदीप्त बल्बों में। उसके बाद CFL है, ये तापदीप्त बल्बों की तुलना में विद्युत शक्ति की खपत इसमें कम है, इसकी तुलना में कम है, लेकिन इसकी तुलना में इसको देखें तो ये ज्यादा है। जबकि एलईडी में ये खपत सबसे कम है, एलईडी में ये खपत सबसे कम है। ठीक है, यहां पर आशा करते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।